आपके हिसाब से इंडिया का वॉरेन बफेट कौन है? इन्वेस्टर हैं जो कि बिजनेसमैन हो गए, बड़ा रिटेल चेन उनका है, ओके जो अपने समय में, और उनकी स्टॉक पिकिंग बहुत अच्छी रही है। ओके एक इन्वेस्टर थे जिनको माना जाता है वॉरेन बफे और इंडिया, ओके और वो काफ़ी अग्रेसिवली स्टॉक पिक करते हैं। उन्होंने कई अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं और 10-10 साल उन्होंने होल्ड भी किया है। सौरभ जी, आपने 2008 में हमने देखा है कि 60% मार्केट करेक्शन हुआ और 2020 में तकरीबन अबाउट 40% गिरा था। तो आज अगर मार्केट 30% गिर जाए तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उस इन्वेस्टर को, अगर उसने सही स्टॉक्स और सही पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे क्वालिटी है हाँ जी। और सही भाव पे, हाँ। तो उसे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओके। एक इन्वेस्टर अगर SIP करता है इस वक्त और उनकी एक जॉब चले जाए, तो क्या उनको SIP पॉज करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, ये किसी की फाइनेंशियल क्षमता क्या है। यस। अगर उन्होंने शुरू में एसेट एलोकेशन में हाँ। अपने लिए एक बफर क्रिएट किया है 6 हाँ। महीने, 9 महीने या 12 महीने का, कि अगर जॉब चली जाए तो मेरे पास 12 महीने का कैश फ्लो है। हाँ। फॉर अ लर्नेड पर्सन इन इंडिया, जॉब मार्केट ऐसा है कि 3 से 6 महीने में शायद उन्हें जॉब वापस हाँ। मिल जाएगी। हाँ। तो अगर उनके पास बफर है तो बिल्कुल SIP नहीं रोकनी चाहिए। ओके। कंट्रीज़ के बीच में अभी हमने देखा है कि सुपर पावर अमेरिका ने एंट्री ली है। तो अगर ये ग्लोबल वॉर में अगर टर्न होता है तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इस माहौल में? देखिए, मैं ये चीज़ ग्लोबल वॉर बन जाएगी, इसको मैं अभी भी एक लो प्रोबेबिलिटी असाइन करूँगा। ओके। आपके हिसाब से एक इन्वेस्टर को अगर मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करना है तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? काफ़ी इन्वेस्टर्स है ना, तेज़ी में जब मार्केट बुल रन स्टार्ट करता है तब वो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं, और जब डाउन साइड आता है, ठीक है, तो उसमें फियर रहता है कि इसको बाई करें नहीं। इसको कैसे ओवरकम किया जाए? ग्रीड एंड फियर इज समथिंग विच मेक्स द मार्केट। एक इन्वेस्टर के लिए डायरेक्ट स्टॉक पिक करना इजी है या एक म्यूचुअल फंड स्कीम पिक करना इजी है? ये हमने देखा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब तकरीबन अभी 70 लाख करोड़ तक पहुंची है। आपको क्या लगता है ये 100 लाख करोड़ कब पार करेगी सर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में मार्केट की कहानी फंड मैनेजर की ज़ुबानी। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट फंड मैनेजर है जिन्होंने अपना 20 साल का सफ़र स्टॉक मार्केट की हर उथल पुथल के साथ बिताया है। स्वागत है सौरभ जी आपका इस पॉडकास्ट में मार्केट की कहानी फंड मैनेजर की ज़ुबानी। सौरभ जी, मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, आपका तकरीबन 20 साल का अनुभव रहा है इस कैपिटल मार्केट में। आपने मार्केट में कई उथल पुथल देखी है, जैसा 2008 का ग्लोबल क्राइसिस, 2010 में हमने एक UPA का क्रैश देखा था ड्यूरिंग दैट गो। 2015 में हमने एक बड़ा सा करेक्शन देखा है। 2020 में हमने बड़ा करेक्शन देखा है। तो आपकी जो जर्नी बजाज फिनसर्व तक रही है, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी, थैंक यू। देखिए, जर्नी मार्केट्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी आपकी जर्नी का एक हिस्सा होती है। सो इनिशियली मेरे CA करने के दिनों से ही जैसे जैसे मैं फाइनेंशियल एनालिसिस समझा, तो एक इंक्लिनेशन जनरेट हुआ कि ये समझते हैं कि कैसे होता है, कैसे कंपनीज को वैल्यू करते हैं, और वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई। अच्छी बात ये थी कि मेरी शुरुआती दिनों में मैं एक फैमिली ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ था। ओके। और वो फैमिली ऑफिस में जिनके अंडर में काम करता था वो बिजनेसेस बाइंग सेलिंग करते थे। ओके। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई कि आप वैल्यूएशन से ज़्यादा बिजनेस की क्वालिटी पे देखें, ओके। ध्यान दें। और जिस तरह से धीरे धीरे उन चीज़ों पे ध्यान गया तो वोलेटिलिटी हैंडल करने की कैपेबिलिटी अपने आप इम्प्रूव हुई, क्योंकि बिजनेसेस की क्वालिटी और वैल्यू डज नॉट चेंज विद मार्केट्स। यस, दैट इज़ मच मोर स्टडी। करेक्ट। तो अगर आप उस पर ध्यान लगाएंगे, धीरे धीरे मैंने ये समझा, यानी कि वैल्यूएशंस प्योर मार्केट वोलेटिलिटी के अलावा धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके अंदर एक स्थायीनेस आ जाएगी एंड यू विल नॉट बी, थोड़ा सा आप मार्केट वोलेटिलिटी से नर्वस नहीं होंगे, एंड दैट हैज़ बीन माई की लर्निंग। ओके। एंड फिर जैसा आपने साइकिल्स बताए, वो हाँ बिजनेस साइकिल्स हमने देखे, और हमने हाँ जी। देखा कि हर उस साइकिल के बाद
अच्छी कंपनियां और स्ट्रांग होकर उभरी है। ओके। सो अगर आपने सही कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, यस। सो आप देखेंगे कि वो एवरी डाउन साइकिल के बाद जब वीकर कंपनीज गिर जाती हैं, बिल्कुल। वो कंपनी और स्ट्रांगर मार्केट शेयर गेन करके निकलती है। ओके। सो दैट्स हेल्प्ड अस कि क्वालिटी पे फोकस करें, भाव पे फोकस करें, तो चीज़ें ठीक रहती हैं। आपका करियर में एक टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उन इंडिविजुअल के साथ जो मेरा काम करना था, हाँ जी। उससे पहले 1-1.5 साल तक मेरा भी फोकस बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन ओरिएंटेड और हाँ। मार्केट एंड टेक्निकल ओरिएंटेड था। यस। उनके साथ काम करने से मुझे समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट्स इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। एंड एवरीथिंग कम्स लेटर। हाँ जी। अगर आपने सही बिजनेस चुन लिया, हाँ जी। आप अपने भाव का इंतजार करें, बिल्कुल। और सही भाव पे आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया, यस। तो वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इज नॉट योर रिस्क। ओके। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, रिस्क इज परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। ओके। अगर आपने सही समय पे सही कंपनी को चुना है, अच्छी क्वालिटी बिजनेस है और ओवर पे उसके लिए नहीं किया है, यू नीड नॉट बी वरीड, देन रिस्क इज नॉट वोलेटिलिटी। ओके। सौरभ जी, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड को 2021 में इनकॉर्पोरेशन हुआ, बजाज का। मार्च 2023 को सेबी का लाइसेंस मिला और आपका ऑपरेशंस, मतलब आपने ऑफिशियली फंड लॉन्च किया 2023 अगस्त में, ठीक है। वहाँ से 2023 से लेके 2025 में, अभी हम जब एक डेटा रेफ़र कर रहे थे, इस 2 साल में बजाज फिनसर्व ने ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का AUM बनाया है। तो इसके बारे में बताइए, ये कैसे हुआ है? मतलब इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा ग्रोथ कैसे? देखिए, इसके 2-3 चीज़ें पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमें लाइसेंस मिला शायद मार्च 2023 में, लेकिन उसकी प्रिपरेशन और तैयारी काफ़ी पहले से चल रही थी। ओके। टीम पहले ही सेट हो चुकी थी। हमने ये समझने की कोशिश की कि मार्केट में क्या कई सवाल हैं जो नए म्यूचुअल फंड को पूछे जाएंगे, हमारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, और प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए। वो सारा होमवर्क और किस तरह से हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, मार्केट करेंगे, और हर चीज़ में क्या फ़र्क हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत वेल डिफाइंड था। ओके। तो फर्स्ट फंड लॉन्च होने से पहले ही चीज़ें हमने काफ़ी डिफाइन कर ली थी। ओके। और उसके बाद जब फंड लॉन्च हुआ, हमने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया लोगों को कि हमारी जर्नी क्या होने वाली है, हम किस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे। थैंकफुली हमारी वो प्रस्तुति मार्केट को अच्छी लगी, लोगों को समझ में आई, हम समझा पाए। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। डेफिनेटली एक अच्छे ब्रांड का भी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। आपको एक डोर स्टेप मिल जाता है अंदर प्रवेश करने का, और फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन दें, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जैसे जैसे परफॉर्मेंस आएगी, यू गेट द फ्लोज। करेक्ट। सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, अ वेरी गुड होमवर्क, ओके, a good brand, umbrella brand, yes, and ability to tell your story and your differentiation to public, and ultimately deliver on what you have said. ये सारी चीज़ put together has helped us where we have reached. Got it. बजाज फिनसर्व का अगला 10 साल का विजन क्या है? देखिए, विजन स्टेटमेंट ऐसा होगा कि हम इन्वेस्टर एक्सपीरियंस को बहुत उम्दा रखना चाहते हैं। ओके। इंस्टेड ऑफ विजन स्टेटमेंट गिविंग इन नंबर्स, हमारा व्यू ये होगा कि इन्वेस्टर एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। जिन फंड्स के लिए हमने जो चीज़ डिज़ाइन किया और हमने बोला है कि उसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हम उन्हीं रस्तों पे चलें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रखें, प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम ऐसा हो कि लोगों का एक्सपीरियंस सुहावना हो, लोगों के रिटर्न्स बने। और देखिए, हमारी इंडस्ट्री बड़ी यूनिक है इस मामले में। व्हेन पीपल मेक मनी, यू मेक मनी। करेक्ट। सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा डिलीवर करेंगे और कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा होगा और लोग जुड़ते जाएंगे, एंड वी शुड बी एबल टू स्केल अप। इंस्टेड ऑफ गिविंग इन नंबर्स, आइडिया ये होगा कि ये जर्नी स्मूथ रहे इन्वेस्टर्स के लिए भी और हमारे लिए भी। जैसा आपने बताया कि रिटर्न्स ने काफ़ी कुछ बताया है, तो आपके फ्लेक्सी कैप, जब हम डेटा रीड कर रहे थे, आपका फ्लेक्सी कैप लॉन्च हुआ था अगस्त 2023 में। वहाँ से लेके अप्रॉक्स अभी तक वो पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप आपका 44% एब्सोल्यूट रिटर्न दे चुका है। और आपका लार्ज एंड मिड कैप जो 2024 में लॉन्च हुआ था, तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं उसको, तो वो 21% एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। तो इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद आप कंसिस्टेंटली कैसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को?
देखिए उसका जो श्रेय जाता है वो है एक दो चीज़ों पर, सही प्रोसेस और सही टीम। हाँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमने बहुत समय व्यतीत किया था हमारे प्रोसेस को डिज़ाइन करने में, जिसको हम इनक्यूब बुलाते हैं, ओके। जिसमें 3 लेवल्स का रिसर्च हम करते हैं। एक है इंफॉर्मेशन एज, जो कि ट्रेडिशनल रिसर्च होता है। ओके। हमारे पास एक क्वांट टीम है जो क्वांट रिसर्च करती है। ओके। और एक है बिहेवियरल एलिमेंट जो हम ऐड करते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स से हम चलते हैं। ओके। तो ये तीनों एलिमेंट्स साथ मिलके हमें अल्फा जनरेट करने की कैपेबिलिटी इंप्रूव करता है। ओके। स्पेसिफिकली मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं कि जो हमारा अप्रोच था मेगा ट्रेंड्स की तरफ, बिल्कुल। कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें जो नई हो, फास्ट ग्रोइंग हो, और उसमें फिर अच्छी कंपनियां चुनें। ओके। आई थिंक दैट हैज़ वर्कड वेल फॉर अस। Okay. और उसका आप जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस में, बिल्कुल। आउटकम। बिल्कुल। और जब मैं लार्ज एंड मिड कैप की बात करता हूँ, वहाँ पे हमारा फिलॉसफी था कि हम क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। ओके। मोट कंपनीज जिनको कि आप बोलते हैं, जिनमें Okay. एक डिफरेंशिएशन हो, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, बिल्कुल। और जो कि वो आरओई और रिटर्न रेशियोज में उस कंपनियों को दिखे। Focus है। तो थैंकफुली मार्केट हैज़ हेल्प्ड अस इन द सेंस कि मार्केट हैज़ अप्रिशिएटेड दैट क्वालिटी कंपनीज शुड डू बेटर। मार्केट्स हैव अप्रिशिएटेड दैट ग्रोथ कंपनीज ड्रिवन बाय मेगा ट्रेंड्स डू बेटर, ओके। एंड उसकी वजह से वो रिटर्न्स इज एन आउटकम ऑफ व्हाट वी हैव बीन डूइंग देयर। ओके। आपका एक नया एनएफओ आ रहा है, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप। तो हम काफ़ी देख रहे हैं कि स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, और काफ़ी अभी नॉइजेस देख रहे हैं हम ग्लोबल टेंशन्स की ओर। तो क्या ये सही समय है ये फंड को लाना? देखिए, पहले हम ग्लोबल टेंशन्स की बात करें तो अगर आप हिस्ट्री में जाएं, जब भी ग्लोबल टेंशन्स हुए हैं, ऐसे समय पे अगर भारत का मार्केट भी गिरा है उन टेंशन्स की वजह से, ये समय भारतीय इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सबसे अनुकूल समय होता है। ओके। अगर आप हिस्ट्री में जाएं, कोविड के समय हम सब फेयरफुल थे, या ये ग्लोबल क्राइसिस था। करेक्ट। वहाँ से अभी तक स्मॉल कैप्स आपको 5 गुना रिटर्न दे चुके हाँ हैं। जी। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जब होते हैं और हाँ। स्केयर होता है, अगर मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं तो इंडियन मार्केट्स इज अ अपॉर्चुनिटी। ओके। तो उससे डरने की जरूरत नहीं होती, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। ओके। दूसरी बात, अगर अब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो 15 ईयर एवरेज ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स का जो पीई मल्टीपल है वो करीबन 30 का है। ओके। इस समय इंडेक्स करीबन 33 के लेवल पे होगा, 33 के पीई पे होगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ओवरटली एक्सपेंसिव है, ओके। लेकिन हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि वो पूरी तरह से सस्ता भी नहीं है, बिल्कुल। समवेयर इन द मिडल। तो हमें मार्केट को ऐसे देखना चाहिए कि मार्केट एक होमोजेनस कंपोनेंट नहीं होता, वो बहुत हेट्रोजेनस होता है। तो मार्केट्स में कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत महंगी होंगी, और हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अट्रैक्टिवली वैल्यूड होंगी। बिल्कुल। तो अगर हमारा फोकस है कि हम पहले क्वालिटी पे फिल्टर बनाएं और अच्छा रिसर्च करें, और क्वालिटी फिल्टर के बाद अगर हमको कोई ग्रोथ और वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें, तो इस समय पर भी हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं स्मॉल कैप्स का, जिसमें वैल्यूएशन कंफर्ट हो, ग्रोथ हो, एंड सर्वोपरि एक अच्छी क्वालिटी पोर्टफोलियो हो। बिल्कुल। सौरभ जी, आपने 2008 में हमने देखा है कि 60% मार्केट करेक्शन हुआ, और 2020 में तकरीबन अबाउट 40% गिरा था। तो आज अगर मार्केट 30% गिर जाए तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उस इन्वेस्टर को, अगर उसने सही स्टॉक्स और सही पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे क्वालिटी है, हाँ जी। और सही भाव पे, हाँ। तो उसे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो पैनिक में सेलिंग इज़ अ नो। ओके। इनफैक्ट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आती। ओके। और अगर आपके पास एक्सेस कैपिटल है, हाँ। जो आप रीडिप्लॉय करना चाहते हैं, Yes. ऐसे समय पे यू शुड गो अहेड एंड बाय। ओके। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू बाय। ओके। whenever market sees these kind of corrections, these are far and few between। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि आसान नहीं होता, कहना आसान होता है, करना हाँ जी, मुश्किल हाँ होता है। जी। ऐसे समय पे ब्रेन फ्रीज हो जाता है। यस। लेकिन कोशिश ऐसा करना हाँ। चाहिए कि इन अपॉर्चुनिटीज को हाथ से ना जाने दिया ओके। जाए। तो अगर 2008 और 2020 की बात की जाए, तो ऐसे क्राइसिस में अगर वापस ऐसा फेस करना पड़े, तो इस बार आप क्या ऐसा नया अलग करेंगे कंपेयर टू दोस टू फॉल्स? देखिए, 2020 में जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का सवाल है, जहाँ मैं काम करता था, हमने बहुत अच्छा काम किया था वहाँ पर। फरवरी 2020 में हम करीबन 20% कैश में थे, जिस पोर्टफोलियो को मैं मैनेज करता था। उस फॉल में हम
7 दिन के अंदर अंदर, जब मार्च में मार्केट गिरा पहले कोविड वेव पे, और जब इंडिया में कोविड केसेस आने लगे, हमने 7 दिन के अंदर अंदर मैंने अपने फंड्स में 20% कैश को 3.5% कैश किया, ओके, डिप्लॉय करके। तो अगर ये दोबारा चीज़ होती है तो मैं दोबारा यही करूँगा। अच्छा, ओके, सो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वी डिड। करेक्ट। एंड 2008 में आई वाज टू नाइव। ओके, सो मेरी जो 2020 की लर्निंग है वो हाँ जी। इतनी इफेक्टिव रही है हाँ, कि अगर 2008 में वही अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली अगर कैश है तो कैश डिप्लॉय की जाएगी। ओके, हाँ, कंपनियों का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, हमें जो लगती है कि उभरते हुआ ग्रोथ एनवायरनमेंट है जो अभी थोड़े दिन के लिए रुका हुआ है, लेकिन हाँ। अच्छी कंपनी अच्छे भाव पे मिल रही है, बिल्कुल। तो हम गो अहेड करेंगे, मतलब आगे बढ़ के उसको खरीदेंगे। आरबीआई का जैसा हमने देखा है रिसेंट रेपो रेट में 50 बिप्स का कट मिला है, तो भारत की इकोनॉमी को इससे कैसे फ़ायदा होगा? देखिए, आरबीआई ने जो किया है 50 बिप्स का रेट कट, वो मोर देन एक्सपेक्टेड था। हाँ जी। उन्हें फ्रंट लोड किया है अपने इंटरेस्ट कट को। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके ग्रोथ को फिलिप मिलेगी। ओके, सबसे पहले तो जब बजट आया तो बजट में टैक्स कट्स किए गए हाँ जी, टू बूस्ट कंजम्पशन। यस, उसके बाद ये जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है और लिक्विडिटी पे जो आरबीआई ने काम किया, इससे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट और आरबीआई का मैंडेट है कि हमें ग्रोथ पुश करना है। ओके, कॉस्ट ऑफ मनी व्हेन इट फॉल्स, हाँ जी, इट हैज़ टू implications. ओके, One is it saves on interest, so people have more money to deploy. Yeah. Businesses will have more money to deploy, and लोगों के पास भी ज़्यादा पैसे आएंगे तो बूस्ट मिलेगा। दूसरा, लोअर कॉस्ट ऑफ मनी का मतलब होता है रिस्क एसेट्स जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज वो Yeah. बढ़ जाते हैं। ओके, सो यू हैव टू फोल्ड इम्पैक्ट, इकोनॉमी डज वेल एंड एसेट प्राइसेस गो अप। ओके, इन आइदर केस इट इज गुड फॉर इक्विटीज। बिल्कुल। सो ऐसे वक्त में कौन से सेक्टर्स जो प्रॉमिसिंग हो सकते हैं? देखिए, रेट कट साइकिल में जो सेक्टर सबसे पहले दिमाग में आता है वो है रियल एस्टेट। ओके, तो रियल एस्टेट एक सेक्टर है जो अच्छा करना चाहिए यहाँ से रेट कट साइकिल में। दूसरा है एनबीएफसीज, स्पेशली ऐसी एनबीएफसीज जो होलसेल बोरो करती हैं। ज़्यादातर एनबीएफसीज एक्चुअली होलसेल ही बोरो करती हैं और लेंडिंग करते वक्त फिक्स्ड रेट लेंडिंग करती हैं, तो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में उनका बड़ा फ़ायदा हो जाता है, तो वैसी कंपनियाँ। तीसरे, टियर 2 बैंक्स जिनका लायबिलिटी फ्रेंचाइज इतना स्ट्रांग नहीं होता, पर टैक्टिकली प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी ग्रो हो सकती है बिकॉज रेट कट साइकिल से उनको मदद मिलेगी, वो एक अच्छे करने चाहिए। और लेट साइकिल रियल एस्टेट प्लेस जैसे होम इम्प्रूवमेंट, जैसे टाइल्स, या प्लाई, इस टाइप की कंपनियां भी ऐसे माहौल में अच्छी अच्छा करनी चाहिए। और ओवरऑल ये सब चीज़ों कंजम्पशन को बूस्ट करनी चाहिए। तो हमें पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि कंजम्पशन में कहाँ पे ग्रोथ आ रही है और रेट कट से कहाँ फ़ायदा हो रहा है, एंड उस तरह से चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। ओके। एक इन्वेस्टर अगर एसआईपी करता है इस वक्त और उनकी एक जॉब चले जाए, तो क्या उनको एसआईपी पॉज करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा इंडिविजुअल प्रश्न है हाँ, कि किसी की फाइनेंशियल क्षमता क्या है। यस, अगर उन्होंने शुरू में एसेट एलोकेशन में हाँ, अपने लिए एक बफर क्रिएट किया है 6 हाँ, महीने, 9 महीने या 12 महीने का, कि अगर जॉब चली जाए तो मेरे पास 12 महीने का कैश फ्लो है। हाँ, फॉर अ लर्नेड पर्सन इन इंडिया जॉब मार्केट ऐसा है कि 3 से 6 महीने में शायद उन्हें जॉब वापस हाँ, मिल जाएगी। हाँ, तो अगर उनके पास बफर है तो बिल्कुल एसआईपी नहीं रोकनी चाहिए। ओके, लेकिन अगर उनका वो बफर इतना स्ट्रांग नहीं नहीं है है, तो उनके पास चॉइस नहीं है, तो उन्हें रोकना पड़ेगा। ओके। आज के इन्वेस्टर्स को हम देखते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है उनसे बात करने का, तो वो लोग वो बताते हैं कि चैट जीपीटी, एआई जैसे टूल्स यूज़ करके स्टॉक एनालिसिस करते हैं। जी, तो ये कितना रिलायबल है? देखिए, ये एक एवोल्यूशन है एआई और ये टेक्नोलॉजी। ये अभी पूरी तरह से आप रिलायबल नहीं मान सकते इनको, ओके, लेकिन आप इनको पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज़ें मैं इस तरह से, हम लोग भी इंटरनली जिस तरह से इसको सोचते हैं कि ये आपके काम को फास्ट कर सकती है, ओके, लेकिन ये आपका काम नहीं कर सकती। बिल्कुल, बिल्कुल, सो जो काम आप शायद 1 घंटे में करते, इन टूल्स की मदद से आप शायद 45 मिनट्स में कर देंगे, आधे घंटे में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। बढ़ रही है। बट आर वी रीचिंग अ स्टेज जहाँ पर ये आपको कोई किसी चीज़ को रिप्लेस कर दे या इसी पे आप रिलाई करें? हाँ, वो अभी स्टेज नहीं लगता है कि आया है इन टेक्नोलॉजी से। ओके। अगर एक इन्वेस्टर का गोल 10 साल में घर लेना है, 15 साल में रिटायरमेंट करना है, 5 साल में चाइल्ड एजुकेशन को अचीव करना है, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा और क्या सजेस्ट करेंगे आप? हाँ, देखिए, अगेन जो
एसेट एलोकेशन होता है और फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, बड़े इंडिविजुअल होते हैं। या मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, बट इसमें निर्भर करता है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। लेकिन जो मुझे समझ में आती है चीज़ें, कि जब तक आपका फाइनेंशियल गोल कोई भी हो, या वो 3 साल से बियॉन्ड है, ओके तो आपको इक्विटी में होना चाहिए। ओके और उसमें भी जितना दूर वो गोल है, हाँ उतना आप थोड़े वॉलेटाइल चीज़ों पे ले सकते हैं। हाँ जैसे जी कोई फाइनेंशियल गोल अगर 10% दूर है, करेक्ट तो आपका एलोकेशन शायद स्मॉल कैप में आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। ओके ओके जैसे जैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल के नज़दीक आते जाएंगे, हाँ आपको पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कम करनी है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि 5 साल में आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए Yes. पैसे की ज़रूरत है, या तो 3 साल तक आपको इक्विटी में रखना चाहिए। ओके मे बी अ फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड जैसा स्ट्रैटेजी। 3 साल के बाद या 2 साल के बाद समय अवधि जब 3 साल से कम है उस हाँ चीज़ जी को अचीव करने के हाँ लिए, जी स्लोली आपको एक हाइब्रिड या में मूव करना चाहिए। और Okay. फिर जैसे जैसे आप उसके करीब जा रहे हैं, आपको Yeah. उसको इक्विटी से बाहर निकालना चाहिए टू टाइम इट बेटर। ओके So longer the time frame, more volatility you can handle. करेक्ट So that is how the basic approach should be while looking at investments. ओके क्रूड ऑयल हमने अभी देखा है कि रीसेंट टेंशन से एकदम स्पाइक आया है नो तकरीबन 15-20 दिन में हमने देखा है कि 75-76 डॉलर पर बैरल ट्रेड कर रहा है। तो इसका इंडियन इकोनॉमी में कैसे असर देख रहे हैं आप? देखिए, एक ज़माना था जब क्रूड से हमारी इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी कहीं ज़्यादा होती थी, ओके क्योंकि उस समय हम भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि हम जो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, उसका जो डिफरेंस था वो 2% से ज़्यादा होता था जीडीपी का। तो ऐसे समय पे जब क्रूड में थोड़ा भी स्पाइक आता था, तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती थी डॉलर टर्म में, Yeah. और उससे करेंसी पे प्रेशर आ जाता था। करेंसी को बचाने के लिए आरबीआई को रेट हाइक करना पड़ता था, Yes. जिससे इकोनॉमी स्लो हो जाती Yeah. थी। थैंकफुली लास्ट 5-6 साल में हमने देखा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आजकल 1% के आसपास रहता है, हाँ. यानी कि 2 के बजाय। यस तो उतना टॉलरेंस हमने देखा है कि हमने हमारे फाइनेंशियल जो फिस्कल प्लानिंग जो हाँ जी, होती है हमारी yes. सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो थोड़ी इंप्रूव हुई है। ओके तो उस हिसाब से वोलेटिलिटी काफ़ी रिड्यूस हो गई है ओके इकोनॉमी की क्रूड प्राइजेस पे। और जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि भारत भी आजकल काफ़ी स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी रखता है क्रूड के, टू बिल्कुल। हैंडल दैट वोलेटिलिटी। Yes. तो आई थिंक वो भी एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। तीसरा, पहले क्या होता था कि जैसे ही फ्यूल के क्रूड के प्राइजेस बढ़े, बढ़ते आपके पेट्रोल पंप में भी दाम बढ़ जाते थे, बिल्कुल उससे बिल्कुल इन्फ्लेशन आ जाती थी। यस अब गवर्नमेंट ने जिस तरह से चीज़ें की हैं, हाँ गिरते क्रूड प्राइजेस में वो दाम काटते नहीं है, करेक्ट है तो बढ़ते में वो इतना जल्दी बढ़ाएंगे भी बढ़ाएंगे नहीं। भी नहीं सो यू हैव स्टेडीनेस, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी बहुत कम होगा। यस और लास्ट 6 महीने का एवरेज क्रूड प्राइस हैज बीन $72 ब्रेंट, ओके और अभी वो 75-76 है, तो 7-8% का स्पाइक है। इस माहौल में ये चीज़ हैंडल हो जानी चाहिए और इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये दो कंट्रीज़ के बीच में अभी हमने देखा है कि सुपर पावर अमेरिका ने एंट्री ली है। तो अगर ये ग्लोबल वॉर में अगर टर्न होता है, तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इस माहौल में? देखिए, मैं ये चीज़ ग्लोबल वॉर बन जाएगी, इसको मैं अभी भी एक लो प्रोबेबिलिटी असाइन करूँगा। ओके आई थिंक ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है, जो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता होगा। ओके इट्स अ लोकलाइज्ड थिंग। या मिडिल ईस्ट में पहले भी ऐसा हुआ है। यूएस ने पहले भी इराक को इन्वेड किया है, हाँ जी इस बार उन्होंने ईरान के साथ एक्शन किया Correct. है। इनफैक्ट सुपर पावर के आ जाने से शायद जो चीज़ लंबी चलती वो थोड़ी छोटी चलेगी, ओके ऐसा हमारा अंदाज़ा है, क्योंकि अब बहुत अनइक्वल हो गया है वॉर। हाँ जी आपका वो एक बात कि अगर जो अभी ईरान की तरफ से कोई और सुपर पावर आ जाए लड़ने के लिए, उसको मैं बहुत लो प्रोबेबिलिटी असाइन करूंगा कि वैसा होगा, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है होते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन बल्कि जो लंबी खिंच सकती थी वो शायद छोटी चलेगी, और एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकलाइज्ड ही रहेगा। ओके सो आई विल नॉट असाइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्सपैंडिंग इनटू अ ग्लोबल वॉर। लेकिन अगर ऐसा होता है ओके कि ग्लोबल वॉर का सिचुएशन होता है, या देन थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट। ओके तो अब शायद गोल्ड कहीं बेहतर करे ओके और इक्विटी थोड़े समय के लिए पॉज ले, बट मैं फिर भी बोलूँगा इन्वेस्टर्स को कि वो प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू ना दें अभी। ओके ओके सो इस दौरान एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कैसे कॉल लेती है? मतलब क्या वो कैश में अपना परसेंटेज बढ़ाती है और वेट करती है ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई अभी तक
आपने देखने को मिला है? देखिए, हम इंटरनली डेफिनेटली हर एएमसी की अपनी एक स्टाइल होती है बिल्कुल। रिस्क और रिटर्न को मैनेज करने की। हाँ जी। हमारा अप्रोच यह रहता है कि अगर आप आगे रिस्क देख रहे हैं या वैल्यूएशंस हाई देख रहे हैं तो धीरे धीरे आप डिफेंसिव सेक्टर पे मूव हो पहले, कैश Okay. कॉल लेने से पहले। ओके। उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई हाँ। इवेंट रिस्क इतना बड़ा है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हाँ जी। तो आप कैश की तरफ मूव करें। यस। जो भी सेबी के थ्रेशोल्ड्स हैं हर फंड के, उस करेक्ट। पर आप कैश पे मूव कर सकते हैं। ओके। लेकिन पहला मनूवर तो हमेशा ये होता है कि आप सेक्टर एलोकेशन चेंज करें हाँ। अपना। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमने देखा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब तकरीबन अभी 70 लाख करोड़ तक पहुंची है। आपको क्या लगता है ये 100 लाख करोड़ कब पार करेगी सर? देखिए, अगर मैं एक बार के लिए इनफ्लोस को इग्नोर करूं, ओके। फ्रेश इनफ्लोस को, हाँ जी। और सिर्फ इक्विटी की बात करूं, हाँ सो इक्विटी हिस्टोरिकली एट निफ्टी लेवल हाँ वी हैव सीन 12 से 13% का रिटर्न्स हाँ। हिस्टोरिकली जनरेट किया है। यस। तो हमारी इंडस्ट्री की अच्छी बात यह है कि ग्रोथ 2 लेवल पे होती है। ओके। एक तो M2M ग्रोथ होता है यस। कि हर साल अगर मार्केट चलेगा या फिर ओवर अ पीरियड मार्केट एक सर्टेन रिटर्न देगा तो AUM अपने आप बढ़ जाएगा। और दूसरा होता है फ्रेश इनफ्लोस। बिल्कुल। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है एक टाइमलाइन देना मुश्किल है, बट ग्रोथ पोटेंशियल हमारी इंडस्ट्री में अभी भी बहुत अच्छी है। ओके। एक तो जो M2M गेन है Yes. वो आपको मिलेगा अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से और कैपिटल You mean गेन to say mark to mark growth? मार्क टू मार्केट जो आएगा। और दूसरी चीज जो है वो है कि अभी भी इंडियन इक्विटीज इज वेरी अंडर पेनिट्रेटेड फॉर इंडियन हाउस होल्ड्स। ओके। वो रेंज करता है 11% के आसपास, 6 से 11% के आसपास, अगर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी को आप इंक्लूड कर दें। ग्लोबली ये नंबर कहीं ज़्यादा हाई है। तो अभी पेनिट्रेशन इंक्रीज करना इक्विटी का या फिर फाइनेंशियल एसेट्स का इंडिया में अभी भी बहुत स्कोप है। ओके। सो वी सी दिस इंडस्ट्री ग्रोइंग मच फास्टर, ओके। इंक्लूडिंग M2M गेन्स। सो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लॉन्ग फ्यूचर है यहाँ का। सो होपफुली जो आप नंबर बता रहे हैं वो उस अच्छे जल्दी काफ़ी जल्दी टाइम फ्रेम में हो जाना चाहिए। सर आपके हिसाब से जैसा आपने बोला कि भारत का काफ़ी ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है, तो इस आने वाले 10 साल में ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो भारत का ग्रोथ इंजन बन सकती है? देखिए, भारत में और किसी भी देश में तरक्की करने में जो सबसे लाइफ ब्लड होता है किसी भी ग्रो करने का, वो होता है फाइनेंस। ओके। सो फाइनेंस में हमें अभी भी लगता है, जो कि बहुत ट्रेडिशनल बात है, लेकिन फाइनेंस अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है इंडिया में। ओके। क्योंकि क्रेडिट प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। और किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत, इट्स लाइक अ लाइफ ब्लड। यस। तो दैट हैज़ अ वेरी लॉन्ग ब्राइट फ्यूचर। ओके। मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में इंडिया में अभी भी बहुत पेनिट्रेशन पोटेंशियल बहुत हाई है। अगर आप कार को देखें, कार में भी अभी हमारे पेनिट्रेशन बहुत हाई नहीं है, तो कार सेल्स विल बी फास्टर। ओके। तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच लें। सीमेंट कंजम्पशन आप देखें वर्सेस चाइना, तो हम अभी बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ बहुत स्कोप है। या इन सब ट्रेडिशनल सेक्टर्स के अलावा जो नए सेक्टर हैं उनमें बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है और बहुत ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहे हैं। जैसे डिफेंस एक रिलेटिवली प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत नया सेक्टर है हमारे लिए। 5-6 साल से ही भारत देश ने प्राइवेट सेक्टर के लिए इसको खोला है। और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में बहुत फोकस है गवर्नमेंट का। सो दिस इज अ सेक्टर विच कैन ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स, सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। इसमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी अच्छी हो सकती है और नई नई छोटी छोटी कंपनियां आ रही हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी। उसमें ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूडेड है, तो वहाँ एक बड़ा स्कोप है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बड़ा स्कोप है जहाँ पे मेगा ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम नया बन रहा है, तो वहाँ नए पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे जो भारत सरकार का फोकस रहा है उसकी वजह से जो नए इकोसिस्टम बन रहे हैं, नए सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग बेस बन रहे हैं इंडिया में, वहाँ पे कई कंपोनेंट सप्लायर्स का जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, दैट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ ग्रोथ। और जो चेंज इन हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस हो रहे हैं भारत में, हाँ जी, जैसे डबल इनकम फैमिली हो रही हैं, उनके हैबिट्स और प्रेफरेंसेस जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से कई कंपनियों उसको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। जैसे फूड डिलीवरी कंपनी, हाँ, तो इस टाइप की कंपनी हैव वेरी लॉन्ग पोटेंशियल टू ग्रोथ। सो देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया जहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रोथ फास्ट हो सकती है। टूरिज्म एक अलग सेक्टर है जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। सो देयर आर इनफ पोटेंशियल इन इंडिया टू ग्रो। आपको सही समय पे सही जगह चुनना है, सही वैल्यूएशन पे, एंड देन यू कैन एंजॉय द
benefits of that. आपके हिसाब से एक इन्वेस्टर को अगर मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करना है तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, मल्टी बैगर चुनने का कोई स्टडी फार्मूला नहीं होता, लेकिन मैं Okay. आपको फिर भी बताऊंगा कि कुछ चीज़ें जो मैं देखता हूँ या हम देखते हैं, जो हाँ मेरा जी। एक्सपीरियंस मुझे बताता है। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी साइज। ओके। जिस बिजनेस में एक कंपनी है, उसका अपॉर्चुनिटी साइज या तो बहुत बड़ा हो या बहुत फास्ट ग्रोइंग हो, हाँ जी। जिससे कि कंपनी को ग्रोथ पोटेंशियल मिले। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, कंपनी की एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस पोटेंशियल को कैप्चर कर सके कंपटीशन से बेहतर, जिसको कि बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एज। या तो वो उस कंपनी के अंदर होना चाहिए, बिना प्रॉफिटेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ किए। ओके। कि आप प्रॉफिट कमाए, हाँ फिर भी मार्केट शेयर गेन करें। Okay. वो आता है ब्रांड से या Okay. किसी और मोड से, बिल्कुल। तो वो मोड होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप उस चीज़ को, स्टॉक को किस भाव पे ले रहे हैं, ओके। कितना फ्यूचर ग्रोथ उसमें फैक्टर्ड है। अगर आपने उसको सही प्राइस पे लिया तो आपको अर्निंग्स कंपाउंडिंग भी मिलती है और री रेटिंग भी मिलती Correct. है। वो एक आइडियली एक मल्टी बैगर बनाता है। बिल्कुल। एंड उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर्स इमोशनल कंट्रोल टू नॉट सेल द स्टॉक ओके। एंड कंटिन्यू टू होल्ड इट। ओके। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ये चौथी चीज़ में फेल होते हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आपकी एबिलिटी टू हैंडल डाउन साइकिल्स, बिकॉज कोई भी बिजनेस स्टेडी नहीं होता। हाँ वो शायद 3 साल आपको बहुत अच्छा करे, हो सकता है 1 साल वो स्टैग्नेंट रहे, हाँ, क्योंकि कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं, इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं। बट आप रिव्यू करते रहें उसको, Yeah. और आपको लगता है कि रखना चाहिए तो आप उसको रखें। तो वो Okay. जो होल्डिंग कैपेबिलिटी है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर। ओके। तो हमने वही इसी बात पे हम देखते हैं, मतलब काफ़ी इन्वेस्टर्स है ना, तेज़ी में जब मार्केट बुल रन स्टार्ट करता है तब वो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं, और जब डाउन साइड आता है ठीक है, तो उसमें फियर रहता है कि इसको बाई करें नहीं। इसको कैसे ओवरकम किया जाए सर? देखिए, ग्रीड एंड फियर इज समथिंग विच मेक्स द मार्केट। या एंड वेल, थ्योरेटिकली एकदम सिंपल है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, हाँ. पर इतना आसान नहीं हाँ. होता। देखिए, एक सिंपल टूल मैं आपको बताऊं, हाँ. जो कि हम इंटरनली भी इंटरनलाइज करते हैं Yeah. बिहेवियरल बायसेस इंडिविजुअल के हटाने के लिए, वो है कि आप अपने डिसीजंस को नोट डाउन करें। ओके। एंड जब वैसा ही समय दोबारा आए तो अपने नोट्स को रेफर करें। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कोविड में अपॉर्चुनिटी को मिस किया, हम्म। तो उसको नोट करना चाहिए कि उस समय वो क्या सोच रहा था। और अगर वैसा ही फियर दोबारा आए, जैसे कि अब लोग बात कर रहे हैं ईरान बिल्कुल. की और क्रूड की और इस चीज़ की, तो आप सोचें कि आपने क्या गलत किया था उस समय, जो कि आप वो गलती दोबारा ना दोहराए। तो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट रजिस्टर अगर आप मेंटेन करेंगे ओके। और आप अपने डिसीजंस को नोट करेंगे और उसको रेफर करेंगे, वो इटसेल्फ एक आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में आपके डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए। उसके आपको थॉट्स को एंकर भी मिलेगा एक। बिल्कुल। सर, इस हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर, रैपिड फायर राउंड है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे जवाब थोड़े जल्दी आएंगे, और लेकिन थोड़े डिटेल में रहे सर। एक ऐसी किताब जो हर इन्वेस्टर को ज़रूर पढ़नी चाहिए। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। इट्स अ बैलेंस बिटवीन वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो ये किताब इन्वेस्टर्स को पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी किताब है। आज के मार्केट के हिसाब से 1 करोड़ लमसम बेटर है या 1 लाख का SIP करना चाहिए? देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर्स को मार्केट की वोलेटिलिटी की आदत नहीं है, हाँ. तो उन्हें SIP करना चाहिए। ओके ओके। एक इन्वेस्टर के लिए डायरेक्ट स्टॉक पिक करना इजी है या एक म्यूचुअल फंड स्कीम पिक करना इजी है? ये उस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना समय देना चाहते हैं। ओके। अगर आपके पास समय है, बिसाइड्स आपका जो कोर काम है उसको हाँ. छोड़ के आप रिसर्च कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको वो काम किसी एक्सपोर्ट को आउटसोर्स करना है और आपको अपने काम पे फोकस करना है, तो म्यूचुअल फंड सही निवेश है। बिल्कुल। आपके हिसाब से इंडिया का वॉरेन बफेट कौन है? देखिए, मैंने किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स रहे हैं। ओके। एक इन्वेस्टर्स थे जो कि बहुत अच्छे स्टेपल्स और FMCG स्टॉक्स पिक करते थे। ओके। वो काफ़ी फेमस थे।
उसके अलावा एक इन्वेस्टर हैं जो कि बिजनेसमैन हो गए, बड़ा रिटेल चेन उनका है, ओके जो अपने समय में, और उनकी स्टॉक पिकिंग बहुत अच्छी रही है। ओके एक इन्वेस्टर थे जिनको माना जाता है वॉरेन बफे और इंडिया, ओके और वो काफ़ी अग्रेसिवली स्टॉक पिक करते हैं। उन्होंने कई अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं और 10-10 साल उन्होंने होल्ड भी किया है। सो इंडिया में कई ऐसे इन्वेस्टर्स हुए हैं एंड मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, Okay. बट इंडिया में अभी काफ़ी पोटेंशियल है और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे नए वॉरेन बफे बनेंगे अगले 10-15-20 साल में। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। आई एम श्योर जब पॉडकास्ट रिलीज होगा तो इस आपके इंसाइट से, वैल्यूएबल इंसाइट से काफ़ी कुछ सीखेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू दोस्तों, आज का अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल वेल्दी बनेगा तो देश वेल्दी बनेगा। जय हिंद।